स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक। तो बेसिकली आज की क्लास में हम मनी वाला हिस्सा नहीं कवर करेंगे, बैंकिंग वाला हिस्सा कवर करेंगे। ठीक है, वैसे तो मनी एंड बैंकिंग पढ़ा चुका हूँ स्लाइड वाली क्लास में, बट स्लाइड वाली क्लास की फीलिंग अलग होती है एज़ कम्पेयर टू फेस क्लास की। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा बैंकिंग वाला, पहले एक बार समझ लेते हैं मनी एंड बैंकिंग में, क्योंकि कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है, अननेसेसरी पढ़े जा रहे हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो कुछ बातें, एक बात हमेशा ध्यान देना। सबसे पहली बात कि मनी एंड बैंकिंग में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। आपको झांसा दिया गया था सिलेबस के अंदर कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। ठीक है, और कोई जीके का क्वेश्चन नहीं है कि 50% कम हुआ है, 25% कम हुआ है, 30% कम हुआ तो याद कर लूँगा मैं। ठीक है, कई बच्चों को याद हो गया कि हमारा सिलेबस 50% कम होने वाला है। उनको तो सीबीएसई ने कान में आकर ये बता दिया है कि पेपर में लूँगा मई में, है ना। इतनी हियर से वाली बात हो चुकी है कि नहीं, कान मतलब आके बोलते नहीं ऐसे करूँगा मैं। कईयों को तो पेपर बता दिया सीबीएसई ने कि कैसा बना रहा हूँ इस बार। कई ज्ञानी तो ऐसे हमारे पास। मनी एंड बैंकिंग पूरा मिलाकर के 6 मार्क्स का है। ठीक है, 6 मार्क्स में वेटेज अलग अलग तरीके से टूट सकती है। 1+1+4 पूछ सकता है आपसे, 3+3 पूछ सकता है, और एक इकलौता 6 का भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जैसा सैम्पल पेपर आता है वो उसका उल्टा खेलती है हमेशा सैम्पल सीबीएसई से। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ सैम्पल पेपर आता है उसका बिल्कुल अपोजिट खेला जाता है। तो हो सकता है कि बैंकिंग में से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, बट बैंकिंग और मनी एंड बैंकिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं। मनी पहले ही सिलेबस से डिलीटेड है। मनी मतलब बिल्कुल मनी के अंदर जो पढ़ना है वो नाम मात्र पढ़ना है। कई टीचर्स, ना कह करके कई महानुभाव को कहा जाए कि बहुत समझदार टीचर्स हैं, क्योंकि बुक्स पढ़ाते हैं, मानता हूँ, वो फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा रहे हैं। नॉट एन बैड आइडिया। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। फिएट मनी क्या होती है, फिड्यूसरी मनी क्या होती है, मुझे नहीं पता क्या होती है। लीगल टेंडर क्या होता है, अरे मुझे ही पता है क्या होता है ये सारा, बट वो नहीं है सिलेबस में। इफ़ द थिंग्स विल नॉट कवर्ड इन द सिलेबस, दैट मीन्स आपको नहीं पढ़ना चाहिए वो। मेटेलिक मनी क्या होती है, पेपर मनी क्या होती है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, भाई ये चीज़ नहीं है आपके सिलेबस से, तो आपको ये चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। मनी में केवल और केवल एक टॉपिक आपका कवर होता है, दैट इज़ मीनिंग ऑफ मनी। तो मनी का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कोई भी चीज़ जो विनिमय का माध्यम बन जाए उसे मनी कहते हैं। एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। नाउ द पॉइंट इज दैट कि इफ मनी इज नॉट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, अगर मुद्रा नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर, नाउ थिंक द सिनेरियो, उसको सोचकर देखो कैसा होगा। लाइफ कितनी डिफिकल्ट होगी उस टाइम, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगी। तो उस टाइम बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। बार्टर सिस्टम मतलब दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी, यानी गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है, तो भैया अब जब सारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को लगता है कि सामने वाले को नहीं आता है। हालांकि यहाँ तो मेरे पास कुछ स्लाइड भी नहीं पड़ी सामने, ठीक है कि नहीं, तो बच्चों को लगता है नहीं आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें। आएगा नहीं लेकिन एग्जाम में, ठीक है, दिल करे तो पढ़ लेना। तो मनी वाला हिस्सा एक अलग लेंगे। तो और दूसरा मनी का मीनिंग, और सबसे अच्छा टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब आपकी, मेरे जेब में इस टाइम कितनी करेंसी, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड हो गया, पैसे अवेलेबल हैं एज इट इज़ बैंकों के पास, आरबीआई के पास, पोस्ट ऑफिस के पास। हम जानना चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितनी मनी सप्लाई हो रही है, मनी की सप्लाई हो रही है, और मनी की सप्लाई को कैसे मेज़र किया जाता है। तो आरबीआई की कमेटी है, उन कमेटियों के नाम तुम्हें याद रखना नहीं है, कब कौन सी कमेटी आई, कौन सी कमेटी ने कौन सी रिकमेंडेशन दी, ये सब तुम्हें पढ़ना नहीं है। केवल ये पढ़ना है कि आरबीआई किस तरीके से मनी को मेज़र करती है। गलत बोला है मैंने, मनी सप्लाई को मेज़र करती है। ठीक है बात यहाँ तक। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 कंपोनेंट है, M1, M2, M3, M4, और आपके सिलेबस में M1 ही कवर है खाली, M2, M3, M4 नहीं है कवर। ठीक है बात। तो मनी इज़ टोटली डिफ़िकल्ट टॉपिक, क्योंकि ये नहीं पता पढ़ना क्या है। तो मनी में से केवल पढ़ना आपको मनी का मीनिंग है, मनी सप्लाई की डेफिनेशन, डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग पढ़ना है, और M1 के क्या कंपोनेंट है। इतना ही मनी कवर करता है, जिसमें से मैं आधी बातें पढ़ा ही चुका हूँ। मनी, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी।
ठीक है। मनी इज़ व्हाट एज मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है या कार्य करती है। मनी इज़ व्हाट एज मनी डज। मनी इज़ व्हाट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाए, मेजर ऑफ वैल्यू बन जाए, स्टोर ऑफ वैल्यू बन जाए, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट बन जाए। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनको बड़ा खतरनाक लग रहा है, क्या क्या बोल गया मैं। जब इकॉनमी में बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था, कमोडिटी टू कमोडिटी, तो बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थी। मान लीजिए मैं केले का काम करता हूँ, बनाना की मेरी बहुत बड़ी होलसेल की काम है। अब मैं केले को कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकता हूँ? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ता, सड़ जाएंगे उसके बाद। तो स्टोर ऑफ वैल्यू करना बड़ा मुश्किल था। मेरी बेटी की शादी करनी है, जब मेरे लड़के को शादी करने नालायक है, पढ़ता तो है नहीं, तो दहेज दे के ही शादी करवाऊंगा मैं, कॉमन सी बात है कि नहीं? वैसे दहेज एक बहुत बड़ा अभिशाप है, ना मैंने लिया ना तुम लेना, ठीक है? ऐसा कैमरे के सामने आप बोल सकते हो, ठीक है? समझ ध्यान से हो आगे। तो कहने का मतलब क्या था, बोल रहा था मैं कि अगर मान लो मुझे कोई पेमेंट फ्यूचर में करनी है तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। हम फ्यूचर में पेमेंट कैसे करेंगे, हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था सही। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड मतलब वो पेमेंट जो फ्यूचर में होती है, उसे क्या वर्ड बोलते हैं? डेफर्ड, स्थगित भुगतान। क्लियर बात यहाँ तक? तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अब मान लो मेरे पास 10 किलो चावल है, अब मैं दुकान में लेके जा रहा हूँ, मुझे सरसों तेल चाहिए उससे। कुछ बच्चों को नहीं पता, वो मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, और चावल मतलब राइस होता है, ठीक है? तो मतलब राइस को लेकर के मैं अगर दुकान पे जा रहा हूँ, अच्छा दुकान को हम ग्रॉसरी शॉप बोलते हैं, ठीक है? ये भी बताता हूँ वहाँ पर, क्लियर? तो अगर हम शॉप पे गए हैं तो वहाँ पर वो बंदा, मान लो मैं 10 kg राइस लेके गया और मुझे 1 kg सरसों लेना है। अब वो मेरे राइस की क्या वैल्यू लगाए मुझे नहीं पता, और वो अपने प्रोडक्ट की क्या वैल्यू लगाएगा मुझे नहीं पता। तो मेजर ऑफ वैल्यू का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जो तो किसी प्रोडक्ट की स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। मान लो हालांकि हम लोग शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, ठीक है भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब हुआ कि लाइक अगर आपको मटन लेने जाना है दुकान पे, ठीक है, तो अब आपको पता है कट के बिकता है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ दूसरी खरीदनी है मटन के बदले में, और बकरी अभी बच्ची है, उसको काटना नहीं है अभी आपको, उसको चाहे पालन पोषण करके उसे बड़ा करना है आपको, तो उसको कैसे काट के बोलोगे आधा हिस्सा ले ले, आधा हिस्सा बाद में ले लियो मेरे को? नहीं ना। तो इसे हम, यानी कि मनी जब नहीं एग्जिस्ट करती थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे हम बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम बोलते हैं। यानी कि जो सामान मेरे को बेचना है, मेरे को वैसा ही बंदा ढूंढना पड़ेगा। क्लियर बात? बहुत इंटरेस्टेड हो ना अगर इसके बारे में तो मत पढ़ना फिर भी, क्लियर? तो मनी इज़ व्हाट एज मनी डज, या मनी इज एवरीथिंग दैट इज सेपरेटेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, मनी को हम ऐसे भी डिफाइन करें, मनी हैज़ अ 4 फंक्शन: मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि जैसे जो मेरे को चाहिए वो आपको भी चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मनी ने। ठीक है बात? अच्छा, बात करते हैं, मनी तो खत्म हो गया, यहाँ पर बात करते हैं मनी सप्लाई। लिख लेना कॉपी में कहीं कहीं पर जो 2 डेफिनेशन बोली है। मनी सप्लाई कहा जाता है कि हम जानना चाहते हैं कि ऑल ओवर इकोनॉमी के अंदर करेंसी का स्टॉक कितना है। किसका? करेंसी का स्टॉक। यानी कहने का मतलब सीधी बात है, मनी सप्लाई को हम किस पे मेजर कर सकते हैं? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो मनी सप्लाई इज मेजर एज अ पॉइंट ऑफ टाइम, या इट इज द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी। इट इज द टोटल, कोई भी चीज़ जो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती है हम क्या बोलते हैं? स्टॉक, है ना। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम द टोटल स्टॉक ऑफ करेंसी that is held by the public is called money supply. मनी सप्लाई क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना करेंसी का स्टॉक्स अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई। यानी कि आपकी, मेरी और हम सबकी जेब में कितना करेंसी अवेलेबल है, ये क्या कहलाता है? मनी सप्लाई। ठीक है, आरबीआई ने मनी सप्लाई को एस्टिमेट करने के लिए मेजर्स बनाए, उसे हम बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। यानी कि दीज आर द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। यानी मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। M1 का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कहने का मतलब कि इस क्लासरूम के अंदर जितने बच्चे हैं उनके जेब में जितने पैसे अवेलेबल हैं, M1। इस क्लासरूम के बाद दूसरी क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उसको भी ऐड कर दो तो M2।
ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रहा है। तो मतलब M1, M2, M3, M4 का मतलब क्या है कि अलग अलग मेथड्स हैं मनी सप्लाई को एस्टिमेट करने के। क्लियर बात यहाँ तक? M1, M2, M3, M4 वाला डेप्थ लेक्चर अवेलेबल है, उसको देख लेना। बाकी मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके सिलेबस में कवर है इस वाले लेक्चर में। अदरवाइज जो मैंने मनी सप्लाई का लेक्चर बना रखा है मैंने बता रखा है किसमें क्या क्या लेंगे। ठीक है, तो M1 में जो आपको जानना है केवल वो जानना है M1 इक्वल टू होता है C प्लस DD प्लस OD। अब ये M1 मतलब कि हम जानना चाहते हैं कि टोटल मनी सप्लाई कितनी है इकॉनमी के अंदर। तो C का मतलब है यहाँ पर करेंसी, और DD मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट, और OD मतलब हो गया अदर डिपॉजिट। अभी आपसे वो नहीं पूछेगा अदर डिपॉजिट्स विद RBI, IMF, अकाउंट नंबर 2, 3, इतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको। मैंने बुक में शायद अपनी वाली बुक में मैंने बता रखा है कहाँ कहाँ पे डिपॉजिट्स होता है, हालांकि तुम पढ़ोगे तो खैर है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैंने बता दिया। तो मनी सप्लाई में M1 में क्या क्या आता है? करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर डिपॉजिट। तो करेंसीज में आपके पास सारे के सारे पेपर नोट आ जाते हैं, क्या क्या? पेपर नोट, एंड इसमें आता है आपका कॉइन्स। और डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट्स होती हैं विच कैन बी विड्रॉ एनी टाइम बाय डिमांडिंग ऑन चेक। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होती हैं जिनको आप जब मर्जी चाहें बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक होता है टाइम डिपॉजिट, जिसे हम FD बोलते हैं। यानी कि टाइम डिपॉजिट मतलब कि टाइम के लिए आपने डिपॉजिट करा दिया, उससे पहले अगर वो पैसा आप निकालेंगे तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, फाइन लगेगी। मैं एक बात तो बोल दूँ कि अभी मैं बहुत सारी पब्लिकेशन हाउस के लिए काम कर रहा था, ठीक है, तो मैंने मनी के बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करे हैं, ये बात ध्यान है ना। तो वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि आप जब यहाँ तो पढ़ तो लिया, लेकिन जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। कहाँ हो रहा है? ठीक है, पेपर नोट और कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, यानी कि वो डिपॉजिट्स होती हैं जो कि जब मर्जी चाहे निकलवाई जा सकती है बैंक से बाय डिमांडिंग ऑन चेक। अदर डिपॉजिट्स विद RBI आप सिंपल याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो कंपोनेंट्स में आप क्या बोलेंगे? करेंसीज इंक्लूडिंग पेपर नोट एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स दैट कैन बी विड्रॉ एनी टाइम बाय डिमांडिंग ऑन चेक, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बात आगे समझे? तो मनी में इतना हिस्सा कवर था, जो काम का था मैंने हिस्सा बता दिया है। इसके अलावा फालतू हिस्सा पढ़ना का मन करे तो मेरी वाली बुक में से पढ़ लेना, मैंने वहाँ पर मनी का फंक्शन दे रखा है, दिल खोल करके पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो बता देना फिर किसी क्लास में, वैसे मैंने एक लेक्चर और बना रखा है, उसमें देख कवर कर रखा है, ठीक है बात यहाँ तक। तो जितने भी काम की चीज़ लगी उसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं बैंकिंग के बारे में। फटाफट से नोट डाउन करना। मनी वाला ही में मैं पहले बता रहा हूँ कि देखो, मनी वाले चैप्टर में आप चाहो तो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं फिर बता रहा हूँ कि मनी में से आपसे 3 चीज़ें पूछे हुए मैं बता चुका हूँ आपको। आप पिछले 4 साल का पेपर उठाइए, बोर्ड का, स्कूल लेवल का नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी दुनिया में ही होते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में उन्हें पता नहीं था मैंने क्वेश्चन आसान बना दिया है, ठीक है कि नहीं, यही पता नहीं होता उनको पेपर मैंने, उन्हें लगता है कि यस मैंने कुछ क्वेश्चंस TR जैन के उठा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन संदीप गर्ग के उठा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन टुगेदर विद के उठा लिए हैं, कुछ क्वेश्चन इस बुक के, कुछ क्वेश्चन मैंने गूगल से उठा लिए हैं, मतलब मैंने पेपर यस मैंने डिफिकल्ट बना दिया है। अब बच्चों को आंसर ढूंढने में दिक्कतें आएंगी, बच्चा उनसे भी तेज, वो तो स्कैन वाला आजकल काम करता है, क्वेश्चन स्कैन करा उसके पास आंसर सीधा। टीचर इतना मेहनत कर रहा है क्वेश्चन बनाने में और बच्चा तुरंत आंसर, लो मैम खत्म, धप्पा। तो कई बार चीज़ें सोचने वाली है। अच्छा, मनी में से केवल 3 ही चीज़ पढ़ना, वो मजाक की बात थी, मजाक करता है शब्द मैटर। मनी का मीनिंग जो कि आप सिंपल समझ गए होंगे, और फंक्शन ऑफ मनी मत पढ़ना, फिर बता रहा हूँ। बाकी मनी सप्लाई का मीनिंग और M1 के कंपोनेंट्स, नैरो मनी, ब्रॉडर मनी क्या होती है, M2, M3, M4 में क्या क्या आता है, यह आप पढ़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर है, आप उसको देख लेना आराम से। क्लियर बात यहाँ तक? चलो, तो अब बात करते हैं बैंकिंग। इसी तरीके से बैंकिंग में आपके पास 2 चीज़ें कवर होती है, एक पहले बाप होता है कवर, देन बेटा होता है कवर, ठीक है। यानी कि बैंकिंग में 2 बैंकिंग के बारे में पढ़ना है हमारे को, एक तो RBI और एक पढ़ना है हमारे को CB, यानी कि कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि कई बच्चे कमर्शियल बैंक में लगे रहते हैं, सर कमर्शियल बैंक के फंक्शंस, आप ICSE बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, आप CBSE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। बगल वाले घर में क्या खाना बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अपने घर का देख लो क्या बन रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा भूख लगी हो तब जाओ पड़ोसी घर में, है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले तुम्हारा खुद का पेट यहाँ पर क्या है, भर सकता है तुम्हारा, तो उसको पहले भर लो। तो कमर्शियल बैंक में केवल और केवल एक ही टॉपिक कवर है, दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस।
क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, और जिसे हम लोग मनी क्रिएशन प्रोसेस भी बोलते हैं। कमर्शियल बैंक का मीनिंग नहीं कवर है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस नहीं है आपके कवर सिलेबस में। फिर बोल रहा हूँ, कमर्शियल बैंक का मीनिंग और फंक्शंस नहीं है कवर, एक केवल ये टॉपिक कवर है, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। आरबीआई के में आरबीआई आपका पूरा कवर है, बट आरबीआई में आपका जो है आरबीआई के फंक्शन कवर हैं। क्या कवर हैं? फंक्शंस। आरबीआई की फंक्शंस कवर हैं एंड आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कवर है, मॉनेटरी पॉलिसी। बट इस साल सिलेबस से मॉनेटरी पॉलिसी को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी पूरा का पूरा थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में कवर है, ठीक है। तो अब हमें जो पढ़ना है, अब टोटल मिला करके फंक्शंस और क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस और मॉनेटरी पॉलिसी। हो सकता है कि एक एक क्लास ले जाए तीनों को तीनों, एक एक क्लास तीनों ले जाएंगे, या हो सकता है कि एक क्लास में अगर तुम्हारी इच्छा रही, समझने का भी लेवल होता है बच्चे का, सामने बैच में जैसे बच्चे होते हैं वैसे समझाया जाता है। अगर तुम्हारा लेवल अच्छा रहा तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ही कम से कम 50-60 मिनट ले जाएगा, तुम्हारे क्वेश्चंस अगर आते रहे तो। फंक्शंस भी पूरा आराम से आधा घंटा 40 मिनट लेके जाएगा, और मॉनेटरी पॉलिसी तो मान के चलो 1.5 घंटे वाला भी लेक्चर है, वो तुम पे डिपेंड करता है, तुम उसको 1 घंटे में ख़त्म कर लो चाहे 30 मिनट में। अंडरस्टैंडिंग कैसी है तुम्हारी, बात आगे सुने। तो ये पूरा का पूरा मनी एंड बैंकिंग है 6 नंबर का। 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन फंक्शन से भी आ सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जाएगा इस साल तुम्हारे इस टॉपिक से। तो 6 नंबर में इस साल सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस 6 या 4 नंबर का, और फंक्शंस वाला 6 या 4 नंबर का। तो एक फंक्शंस आपसे या 2 फंक्शन 3-3 नंबर के पूछ सकता है, एक फंक्शन 4 नंबर का पूछेगा, या क्रेडिट क्रिएशन 4 नंबर का पूछ लेगा आपसे। और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक क्वेश्चन वो आपसे मनी सप्लाई से पूछेगा और एक क्वेश्चन मनी से पूछेगा, ठीक है। बात यहाँ तक यही है चैप्टर, ठीक है। फिड्यूसरी मनी, फेक मनी, इन सब में नहीं घुसना है आपको। मेटलिक मनी क्या होती है, मेटलिक पेपर क्या होता है, ठीक है, इसमें नहीं घुसना है। बात समझ आ गई पूरी पूरी। सो अगली क्लास में ये 3 हिस्से अलग अलग कवर करेंगे, नोट डाउन कर लो सारा का सारा।